नमस्कार, टोटल हेल्थ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में आज हम बात करेंगे टीबी यानी क्षय रोग या तपेदिक से बचाव और उपचार की। दरअसल टीबी रोग का प्रसार भारत में बड़ी संख्या में हुआ है और टीबी हमारे देश में अन्य सभी संक्रामक बीमारियों की तुलना में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। खास बात है कि टीबी या क्षय रोग का इलाज जो है वो पूरी तरह से संभव है और उसको लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां भी हैं और ऐसे में इस रोग के बचाव और उपचार को लेकर के जागरूकता बेहद जरूरी है। और हमारी सरकार 2025 तक टीबी रोग के उन्मूलन के लिए अभियान चला रही है। 9 सितंबर को ही राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें सामुदायिक सहयोग पर विशेष फोकस रहेगा। तो ऐसे में देश भर में विशेष अभियान चलाकर हम टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की ओर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग, हम सभी लोग, आम लोग इसमें मिलकर इसका समर्थन करें। तो टीबी रोग कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसका संक्रमण कैसे इसको रोका जा सकता है और सरकार के कार्यक्रमों का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। हम आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान दरअसल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक बाबू, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं NTEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। और उसके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोहित सरीन, प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड टेक्निकल एडवाइजर NTEP एंड फॉर्मर डायरेक्टर NITRD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रघुराम राव, जो कि ADG हैं टीबी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। और दर्शकों, इसके अलावा आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइनें खुल चुकी हैं, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 1800111234, 1800111234। और इसके अलावा आप हमें ईमेल पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से, चूंकि हमने बात की कि जागरूकता के जरिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां ट्यूबरक्लोसिस टीबी को लेकर के, क्षय रोग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये रोग कभी ठीक नहीं होता और इसको फैलने से क्या कुछ होगा। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं, इनके विषय में कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है, किस तरह से ये अभियान सरकार चला रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति जी ने 9 सितंबर को ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है, तो किस तरह से ये अभियान आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ है, इसके विषय में सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अशोक बाबू हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं NTEP स्वास्थ्य मंत्रालय में। डॉक्टर अशोक बाबू, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और जो पहले से अभियान जो भारत सरकार चला रही थी टीबी उन्मूलन को 2025 तक का जो लक्ष्य लेकर के, उसमें किस तरह से ये ऐड ऑन करेगा, कैसे चलेगा अभियान? नमस्कार। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में बोलने के पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 2015 से टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स ऑलरेडी हमारे साथ चल ही रहा है। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक, जब दुनिया 2030 तक टारगेट रखे हैं टीबी एलिमिनेट करने के लिए, 2025 तक ख़त्म करने के लिए डिसीजन लिए थे। तब हम कोई टीबी एलिमिनेशन एफर्ट करेंगे, उसमें हम 3 तरीके में आगे चलना चाहिए। एक तो है जो बीमारी है उसको जितना जल्दी आइडेंटिफाई करे और इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट पे रखे, ताकि वो डिसीज़ और फर्दर कम्युनिकेट नहीं हो पाए। सेकंड एस्पेक्ट जो है, जो टीबी प्रिवेंशन, जो टीबी आने के पहले, जब इन्फेक्शन होता है, डिसीज़ होने के पहले उनके लिए ट्रीटमेंट दे। और तीसरा है, बहुत ज़रूरी बात है, जो लोग नहीं आते हैं, टीबी मेरे को है जानता हूँ फिर भी नहीं आता हूँ, कोई स्टिग्मा है, लोग क्या सोचेंगे, उसको रिमूव करने के लिए जन भागीदारी ज़रूरत है। अभी 9 सितंबर में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जो इनाग्रेट किए थे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में, इसमें 2 कंपोनेंट है। एक तो है जन भागीदारी, हम निक्षय 2.0 पोर्टल बना के कम्युनिटी एडॉप्शन ऑफ द टीबी पेशेंट, जो गांव में एक टीबी पेशेंट है, पोर्टल में आ जाए और जितना पेशेंट उनको अडॉप्ट करे और उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड दे, कुछ ओकेशनल सपोर्ट, घर में किसी को नौकरी दे, वो भी कर सकते हैं। और तीसरा टीबी प्रिवेंशन,
अभी हमारा जो स्टार्ट होगा उससे हम इन्फेक्शन से ही पता करके डिसीज़ होने के पहले ऐसा दवाई आया है हमारे पास, सिर्फ वीकली एक टैबलेट लेके 3 महीने में इन्फेक्शन से दूर हो सकते हैं। ये सब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से हम लेके आ रहे हैं। जी, आपने जिस तरह से बताया इस प्रोग्राम के बारे में, निक्षय मित्र और निक्षय जो पोर्टल है 2.0, इन दोनों के विषय में बताइए, ये क्या है और कैसे निक्षय जो पोर्टल है वो कैसे काम करेगा? हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए जो एग्जिस्टिंग निक्षय पोर्टल है, जहां सब टीबी पेशेंट्स के रिपोर्ट होते हैं, उनको हमने निक्षय 2.0 वर्जन लाए थे। निक्षय 2.0 में जो निक्षय मित्र जो डोनर है, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है। निक्षय 2.0 में जाते ही आपको पता चलेगा आपका गांव में आपका छोटा सा हॉस्पिटल जो भी है, पीएचसी, उसके अंदर कितने पेशेंट्स है देख लीजिए। उस आप निक्षय 2.0 में जाएंगे, आपका ब्लॉक में शायद आपको दिखेगा 5 टीबी पेशेंट, आप इमीडिएटली डिसीजन लेके वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इन लोगों को अडॉप्ट करता हूँ, जो खाना बहुत ज़रूरी है टीबी ट्रीटमेंट के अंदर वो मैं दे सकता हूँ, और घर में किसी का मैं वोकेशनल ट्रेनिंग या घर में कोई काम दे सकता हूँ, वैसा अडॉप्ट करके कम्युनिटी सपोर्ट आप दे सकते हैं। जी, तो कैसे निक्षय मित्र बन सकते हैं, कैसे हेल्पफुल होगा, कैसे समाज इसके साथ जुड़ सकता है, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर रोहित सरीन, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि टीबी का प्रसार दरअसल कैसे होता है। टीबी के बारे में थोड़ा समझ लें कि कैसे फैलता है ये और कितनी बड़ी समस्या है हमारे देश में, कैसे इसको समझना चाहिए? देखिए, टीबी एक मुख्य तौर पे मैं ये कहूँ कि एक कीटाणु से होता है, और ये कीटाणु सांस द्वारा फैलता है। जब एक व्यक्ति जिसको टीबी है वो खांसता है, तो जो ये कीटाणु है वो उसके फेफड़े से उसकी खांस में वो वातावरण में फैल जाता है, और जो उसके आसपास जितने भी व्यक्ति होते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो ये कीटाणु हवा द्वारा उनके फेफड़े में घर कर लेता है। अब अधिकतर तो ये रहता है कि जब कीटाणु फेफड़े में जाता है तो शरीर की जो अपनी शक्ति है इंसान की, उससे ये कीटाणु एक कंट्रोल में रहता है, काबू में रहता है। परंतु ये देखा गया है कि 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये कीटाणु बीमारी का कारण बन जाता है। जी, तो इसीलिए टीबी में इन्फेक्शन और डिजीज 2 अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबू ने भी बताया है। और अगर हम इन्फेक्शन पे ही इसकी रोकथाम कर लें तो आगे डिजीज नहीं होगी। अच्छा, तो जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसका मुख्य लक्षण जो है वो फेफड़े की, क्योंकि अधिकतर बीमारी है तो मुख्य लक्षण भी फेफड़े से ही संबंधित है। जी, यानी कि खांसी होना, बलगम आना। और हम कहते हैं अगर ये खांसी लंबी खांसी है, 2 हफ्ते से ज्यादा की है, तो टीबी का शक मन में आना जरूर चाहिए और स्वास्थ्य केंद्र जाके जांच करानी चाहिए। जी, इसके साथ साथ बुखार होना, भूख ना लगना, वजन कम होना, ये भी कुछ अन्य लक्षण हैं। और कई बार तो खांसी में खून भी आ जाता है। तो इसका जो भी जांच है वो बहुत सरल है, और अब तो आधुनिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और भारत सरकार ये आधुनिक टेक्नोलॉजी मुफ्त में हम सबको प्रदान कर रहा है। और उसमें तो ये है कि उस टेक्नोलॉजी से सिर्फ यही नहीं मालूम पड़ता है कि टीबी है या नहीं है, परंतु ये भी मालूम पड़ जाता है कि टीबी कौन सी दवाई से ये कीटाणु मरेगा, ये ड्रग रेजिस्टेंस है या ड्रग सेंसिटिव है। तो इस करके मैं कहूँगा कि अब हमारे पास बहुत से यंत्र ऐसे हैं जिससे हम टीबी की रोकथाम कर सकते हैं। और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम सब का सपना है जी, कि हम भारत को टीबी मुक्त करेंगे, ये साकार हो सकता है। जी, बिल्कुल इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से हम कम्युनिटी सपोर्ट की बात लगातार कर रहे हैं वो ज़रूर परिलक्षित होगा आगे, और टीबी का उन्मूलन 2025 तक हम कर सकेंगे। डॉक्टर रघुराम राव, एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि हमने उसके प्रसार के संबंध में टीबी के बारे में जाना, एक तो क्यों होता है और कौन से लोग जो है वो उनको ज़्यादा खतरा है, रिस्क ग्रुप्स जो है अगर उनकी बात करें तो क्या बताएंगे आप?
थैंक्स। नमस्कार सबको। टीबी जो है ये एक संक्रामक बीमारी है, तो ये बैक्टीरिया अंदर, जैसे डॉक्टर सरीर ने बताया, ये सबके अंदर हो सकता है, जैसे भी अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो। लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति अगर सही हो तो वो टीबी लेटेंट फॉर्म में ही रह जाता है और वो डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका मतलब वो पनपता नहीं है शरीर के अंदर। लेकिन अगर किसी कारण से हमारी प्रतिकार शक्ति अगर कम हो जाती है, जैसे अगर हमारी वज़न कम है, माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, या हमारे कोई अलग कोमॉर्बिडिटी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, या लॉन्ग क्रॉनिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग इलनेस कहते हैं, जिसमें ट्रांसप्लांट अगर हो गया तो उसमें कोई दवाई देते हैं, स्टेरॉयड अन्य कारण से लेते हैं, ये अलग अलग तरीका है। प्लस और जो वल्नरेबल हो सकते हैं वो अपने काम की वजह से हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन की वजह से हो सकते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लंग हेल्थ और उनका जो फेफड़ा है ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है जी। जैसे फ्यूम्स बहुत होते हैं, कुछ काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, क्वेरीज में काम करते हैं, फार्मर्स है जिसमें बहुत धूल अगर उनको लंग्स में जाता है, तो इन सब के लोगों को टीबी होने की शंका थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जी जी बिल्कुल। और एक बात, जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि सामुदायिक समर्थन पर जोर है, और जो हमारा अभी अभियान है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसमें भी सामुदायिक समर्थन पर जोर है, तो डॉक्टर अशोक बाबू ये समझना चाहेंगे कि ये सामुदायिक समर्थन हासिल कैसे करेंगे, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है या इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हमने क्या किया था, निक्षय पोर्टल को मॉडिफाई करके निक्षय 2.0 पोर्टल लाए थे। कोई भी निक्षय टाइप करके आप उस पोर्टल में जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको एक टैब दिखेगा, कम्युनिटी सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स। उसमें आप जाते ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आ जाएंगे। उसमें आप सिर्फ जाके देख सकते हैं कौन कौन पेशेंट्स अभी तक कंसेंट देके, मतलब हम जो पेशेंट्स हैं सबको वहाँ लिस्ट आउट किया। उसमें जो ये मदद लेना चाहते हैं आपसे, उनसे हम कंसेंट लेके जो कंसेंट दिया है उनको हमने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय 2.0 पोर्टल में आप जाते ही आपको पता चलेगा आपका स्टेट में कितने लोग कंसेंट दिए थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी तक 13 लाख पेशेंट्स को ट्रीटमेंट चल रहा है। मोर देन 9 लाख पेशेंट्स अभी कंसेंट दे दिए हैं। आपने आपका स्टेट में जाइए या आपका डिस्ट्रिक्ट में, आपका ब्लॉक में, आप ड्रिल डाउन करते करते जितने लोगों को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उतने लोगों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अडॉप्शन बटन दबाते ही आपको इमीडिएटली एक ईमेल आ जाएंगे, लोकल डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर का नंबर, आपका डिटेल्स भी उनके पास जाएंगे। दोनों बात करके आप न्यूट्रिशन सपोर्ट, ओकेशनल सपोर्ट जो देना चाहते हैं वो इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। यानी कि ये जो एडॉप्शन की बात आपने कही, ये जो निक्षय मित्र हैं ये एडॉप्शन करेंगे, ये निक्षय मित्र कहलाएंगे। और कोई भी व्यक्ति क्या निक्षय मित्र बन सकता है या उसके लिए कोई ऐसा है विशेष कि अमुक व्यक्ति ही निक्षय मित्र बन सकता है? हमने निक्षय मित्र मतलब जी कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने वहाँ सब ऑप्शंस रखे थे। कोई भी व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन निक्षय मित्र बन के जो टीबी पेशेंट जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनको सपोर्ट दे सकते हैं। मैं फिर आपको अनुरोध करना चाहता हूँ, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा डॉक्टर रघुराम राव बोले थे, ऑलरेडी लेटेंट इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन वैसा कभी इम्यूनो सप्रेशन वैसा आने से टीबी डिसीज में कन्वर्ट हो सकता है। जब टीबी ट्रीटमेंट जब चल रहा है, सही न्यूट्रिशन दे, कम्युनिटी उनको अडॉप्ट करे, पूछताछ करे, उनको हमारा साथ से टीबी से मुक्त करे, ये हमारा प्लान है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अनंत कुमार, जो कि महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। अनंत कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। सर जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा और आपके का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, जिससे कि आप आरोग्य के बारे में बात कर हम सबको याद कराते। प्रश्न ये है कि ये जो टीबी रोग होता है ये सबसे पहले माने बच्चों से भी हो सकता है या किसी उम्र दराज में बड़ों को ही हो सकता है? दूसरी बात ये कि क्या हमारे भारत के किसी क्षेत्र विशेष में भी ये ज्यादा पनपता है? जैसे नॉर्थ ईस्ट में ठंड का मौसम ज्यादा हो तो वहाँ पे कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो इन सब बारों में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर रोहित सरीन। अब देखिए, एक तो ये है कि ये किसी भी उम्र में होती है बीमारी, ये नहीं है कि भाई कोई उम्र इससे बची हुई है। हाँ, पर अधिकतर देखने में ये आया है कि जो हमारे यंग अडल्ट्स हैं, जो मतलब 20 से 40 साल की उम्र के व्यक्ति हैं,
उनमें ये ज्यादा देखने में आती है। परंतु ये बच्चों में भी हो सकती है और कई बार बच्चों में सीरियस भी हो जाती है, जबकि जैसे कि दिमाग की टीबी हो गई तो फिर उसमें और भी जान जाने का खतरा रहता है। और ये वृद्ध व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो ये मानिए कि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है और उससे ये किसी भी उम्र के व्यक्ति में फैल भी सकती है। तो ये नहीं कि बच्चा है तो उससे बड़ों को टीबी नहीं हो सकती। जब बच्चा खांसता है तो वो भी कीटाणु वातावरण में फेंकता है। तो एक तो ये चीज समझने की है। और इनफैक्ट कई बार तो हम ये कहते हैं कि घर में अगर बच्चे को है तो हम फिर रिवर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसको कहते हैं कि हम फिर बड़ों की भी जांच करते हैं देखने के लिए कि उनमें भी कहीं कोई लक्षण तो नहीं है टीबी के। जी। दूसरी बात जो इन्होंने पूछी कि भी भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, तो इनमें क्या कोई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे ज्यादा है? ये भी है, क्यों करके हमारा जो अभी पीछे ही एक प्रेवलेंस सर्वे खत्म हुआ था, उसकी फाइंडिंग्स आई हैं और उसमें ये देखने को मिला है कि ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मात्रा में पाया जा रहा है। कुछ जगहों में जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विशेषतर इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। हो सकता है यहाँ पे ओवर क्राउडिंग है और अर्बनाइजेशन की वजह से स्लम पॉपुलेशंस भी बहुत हैं, तो इस करके मतलब कुछ जगहों में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। साउथ में जैसे केरल है, वहां पे बहुत कम देखने को मिल रहा है ये बीमारी। तो ये नहीं कि भाई पर ये मौजूद हर जगह है। जी बिल्कुल ये मौजूद। भी हाँ मौजूद हर जगह है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि भी मैं इस उपरांत में चले जाता हूं तो मैं ठीक रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जी तो ये मौजूद हर जगह है, परंतु कहीं ज्यादा है और कहीं कम। जी चलिए, तो डॉक्टर रघुराम राव, अगर टीबी किसी को हो जाता है तो इलाज और देखभाल ये कैसे संभव है, इलाज कैसे होता है, इस विषय में बताइए। जी, टीबी अगर जब हो जाता है, डॉक्टर सरीन ने जैसे कहा, अब तो टेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि हमें पता चल जाता है कि वो किस प्रकार की टीबी है, ड्रग सेंसिटिव है कि ड्रग रेसिस्टेंट है, और उसी प्रकार से दवाइयाँ दी जाती है। थोड़ा टाइप्स के बारे में बताइए कि कितने तरह की टीबी है। या टीबी जो है पल्मोनरी ज़्यादातर मात्रा में दिखती है, तो वो फेफड़ों में दिखती है, पल्मोनरी, और फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। बाल, नाक और नखून एंड दांत, इनको छोड़ के किसी भी अंग में टीबी हो सकता है, और वो किसी अलग मात्रा में भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सीवियरिटी। लेकिन जो प्रसार करता है पल्मोनरी टीबी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उससे खांसने में टीबी बाहर फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ट्रीटमेंट उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पल्मोनरी है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, ट्रीटमेंट सेम रहता है, लेकिन ड्रग सेंसिटिव का अलग ट्रीटमेंट, ड्रग रेसिस्टेंस का अलग है। दवाइयाँ मिलती है, 4 अलग अलग टाइप की दवाई होती है ड्रग सेंसिटिव टीबी में, और उसकी सिंगल पिल में कॉम्बिनेशन करके एक ही दवाई होती है, और वजन के हिसाब से किसी को 2 दवाई खानी है, किसी को 3 दवाई खानी है, दिन में 1 बार खानी है, करीब 6 से 8 महीने खानी है। ये ड्रग सेंसिटिव टीबी का है। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की है तो इसकी दवाई करीब 12 महीने से लेके 2 साल तक भी कभी चल जाती है। एंड इसमें पहले इंजेक्शन देते थे, अब हमने टोटली ऑल ओरल रेजिमेन लॉन्च किया है, जिससे कि पेशेंट आराम से ओरल दवाई ही खा सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ी हुई है, सरोज कॉल कर रही है मुंबई से। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मेरी मम्मी अबाउट 60 ईयर है, उन्होंने 4 बार टीबी की दवाइयाँ ले ली, फिर भी उनकी रिपोर्ट में टीबी ही आता है, और हद से ज्यादा उनको अभी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उनका आपका मतलब है कि जी टीबी ठीक नहीं हो रही आपके मुताबिक, आप ये कहना चाह रही हैं? जी हाँ जी। डॉक्टर रघुराम राव। सो टीबी जो बीमारी है उसमें कैसा है कि दवाई हम दे दें तो एक बार में ठीक होती है, एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलर दवाई खाएं और सही दवाई खाएं। अगर ड्रग सेंसिटिव है कि ड्रग रेसिस्टेंट है, ये हमें पहले पता नहीं चला, और हम ड्रग रेसिस्टेंट केस में ड्रग सेंसिटिव की ट्रीटमेंट 6 महीने देते गए, और फिर बाद में पता चला कि अब ये ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर दवाई चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सही जगह पे पहुंचे, हर सरकारी अस्पताल में एंड हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी
भी इसकी जांच हो सकती है और फ्री में दवाई उपलब्ध होती है। एंड ये टीबी अगर पेशेंट, जैसे आपने पहले सवाल पूछा था रिस्क ग्रुप, तो एक रिस्क ग्रुप ये है कि अगर किसी को टीबी एक बार हुआ है तो वो टीबी उसको फिर से हो सकता है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर है वो फिर से पनपना शुरू हो सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पोस्ट टीबी भी, हम दवाई खत्म होने के बाद भी 2 साल तक टीबी पेशेंट को फॉलोअप करते हैं और उसकी हर 6 महीने में जांच करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर फिर से स्टार्ट हो रहे तो उसको तुरंत दवाई दी जाए और वो कंप्लीट ट्रीटमेंट कर पाए। जी, तो ये बेहद ज़रूरी है कि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आप अगर टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह से करें, दवा का पूरा कोर्स जो है उसको ख़त्म करें। डॉक्टर रोहित, किस तरह से ये समझना चाहिए अगर हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें, MDR की बात करें, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई बीच में दवा नहीं छोड़नी, उसके ज़रिए भी क्या ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि देखिए टीबी का इलाज वैसे तो कहा जाए तो सरल है, परंतु थोड़ा लंबा है और अधिकतर ये देखा गया है कि जो मरीज है वो कई बार 6 महीने का इलाज पूरा नहीं करता है, बीच ही में इलाज छोड़ देता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं ये तो 1.5-2 महीने दवाई खाने से ही चले जाते हैं। जो खांसी है उसमें काफी आराम आ जाता है, बुखार बंद हो जाता है, भूख लगने लगती है, इंसान का वजन बढ़ने लगता है, तो वो इंसान सोचता है कि भाई मैं अब ठीक हो गया हूँ और इस वजह से वो दवाई छोड़ देता है। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी अभी ये अडॉप्शन की बात हुई एक हर मरीज को, उसमें सिर्फ मात्र न्यूट्रिशन देने की बात नहीं है, सिर्फ खाद्य पदार्थ देने वाली इशू सिर्फ नहीं है, उसमें काउंसलिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ताकि मरीज को समझाया जाए कि इसकी आवश्यकता क्या है कि आप 6 महीने दवाई लेते हैं। और अगर मरीज 6 महीने दवाई ले लेता है तो अधिकतर इनको हम 100% रेजिमेंट्स कहते हैं कि भाई अगर आप ड्रग सेंसिटिव टीबी है आपको और 6 महीने आपने लगातार दवाई ली तो 100% यकीनन हम कह सकते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। परंतु कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया, अब मरीज ने दवाई छोड़ी, बार बार छोड़ता रहा, फिर इलाज शुरू करता है, फिर छोड़ देता है, तो इसके कारण ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि कीटाणु उन दवाइयों से मरते नहीं है, तो फिर हमको दवाइयां बदलनी पड़ती हैं। ये जो दवाइयां दूसरी हैं ये भी हमारे पास अब आधुनिक दवाइयां अवेलेबल हैं। ये दवाइयां वैसे तो बहुत कॉस्टली हैं, परंतु भारत सरकार ने इनको फ्री में सब जगह उपलब्ध कराया है, ताकि मरीज जो है उसका इस बीमारी के लिए कोई भी खर्चा ना हो किसी प्रकार का। डायग्नोसिस डॉक्टर रोहित, क्या MDR का भी इलाज है? बिल्कुल, MDR का भी इलाज है और अब आजकल के युग में मैं ये कहूंगा कि जितनी आधुनिक दवाइयां हैं जैसे कि बेडाकुलिन वगैरह है, ये अब आम PHC CHC में भी उपलब्ध हैं और वहां से मिल सकती है और इनका सक्सेस रेट भी 80-90% जाना गया है। जी, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये दवाएं जो है हर जगह उपलब्ध हैं और अब सरकार जो अपने अभियान चला रही है उसके जरिए कोई भी व्यक्ति इन तक पहुंच सकता है। तो 2 विशेष बातें हैं, एक तो टीबी पूरी तरह से उसका इलाज है वो ठीक हो सकती है और उसका इलाज हर जगह मौजूद है। डॉक्टर अशोक बाबू, आपसे समझना चाहेंगे डॉट्स अभियान है क्या, किस तरह से ये अभियान चलता है, किस तरह से आम लोग, किसी को भी टीबी हो जाए तो वो एक सरकारी तंत्र के जरिए किस तरह से पहुंच सकता है और दवा प्राप्त कर सकता है? अभी हमारा डॉट्स ट्रीटमेंट जो है पूरी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख से ज़्यादा जगहों में चलता है। डॉट्स मतलब डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड ट्रीटमेंट। हम जब हमारा हेल्थ वर्कर है जो टीबी पेशेंट के पास जाके हर दिन दवाई खाया या नहीं खाया चेक करके दवाई दे देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जो 6 महीना जब ट्रीटमेंट चलते हैं, जब कोई ब्रेक होने से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी बन सकता है, इसलिए हमारा डॉट्स ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट 4 लाख से ज़्यादा ऊपर जगहों में हम कंट्री में चल रहा है। हम डॉट्स की वजह से एक मैसेज देना चाहते हैं दैट रेगुलरली ले और जब टेस्ट करें कंटिन्यू करने से और ट्रीटमेंट होने के बाद भी 2 साल में चेक करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और PHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले। जी, एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसके जरिए कैसे टीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है और कैसे इसका फर्क पड़ रहा है? हमारा अभी पहले जो ट्रीटमेंट चल रहे थे
हम बोलते हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, टीबी ब्लॉक बोलते थे। टीबी ब्लॉक हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 6000। अभी हमने ऐसा डिसीजन ले लिया, टीबी का जो ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग है, सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चले। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है। हम ये डिसीजन लेते ही हमारा रीच बहुत बढ़ गया है। 6000 सेंटर से हम 1.5 लाख सेंटर्स में हम ये कर सकते हैं। कभी कभी हम एक्टिव केस डिटेक्शन ड्राइव करते हैं। लास्ट ईयर भी हम किए थे, इस साल में भी अर्ली पार्ट में हम किए थे। हम हेल्थ एंड वेलनेस के जरिए थे, हमने जो टीबी एक्टिव केसेस जो है डिटेक्ट करने शुरू किया। हमको 50,000 से ज़्यादा टीबी केसेस मिल गए हैं जो रेगुलर हमारा प्रोग्राम से ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसके लिए बहुत काम में आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसके काम में आ रहे हैं। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि टीबी को लेकर के उन सभी लोगों को जागरूक होना है, जो समाज से टीबी के उन्मूलन में सबको आगे आना होगा। एक बात समझना चाहेंगे डॉक्टर रघुराम राव, जब आपने कहा कि टीबी के बैक्टीरिया कई बार रह जाते हैं, जो लेटेंट टीबी की बात करते हैं, तो कैसे ये पता चले कि किसी में ये लेटेंट टीबी है? और दूसरी चीज़, प्रिवेंटिव क्या इलाज भी है उसका? जी, सो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन अगर किसी को है तो इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक ब्लड टेस्ट है इग्रा, इम्यूनोग्लोबुलिन रिकॉम्बिनेंट एसे, और ये भी अवेलेबल है। एंड प्लस एक स्किन टेस्ट है, जो पुराने ज़माने में एक पीपीडी करके स्किन टेस्ट होता था, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी बोलते थे उसको, जिसको हाथ में ऐसे एक राउंड पैच की तरह होता था। उसका अब एक नया वर्जन आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं साई टीबी, जो एक अब नया आया है रिसेंटली, अब ये अप्रूव हुआ है DCGI से, तो ये भी फील्ड में आ जाएगा। तो ये स्किन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट, ये दो अलग अलग तरह का टेस्ट है किसी से भी हम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की जांच कर सकते हैं। और जब पता चलता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट, तो पहले हमारे पास जो ट्रीटमेंट था वो एक सिंगल डोज INH करके आइसोनियाजेड दवाई है, जो हमें रोज 6 महीने तक खाना होता है। और अब ये नई दवाई जो अशोक बाबू सर ने कहा स्टार्टिंग में, ये दवाई हफ्ते में एक बार सिर्फ खाएं, INH और आइसोनियाजेड एंड रिफापेंटिन, इसके कॉम्बिनेशन है। इसको अगर हम हफ्ते में एक बार खाएं और 3 महीने तक हर हफ्ते खाते रहें, तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं टीबी में ब्रेकडाउन होने से। एंड ये दवाई अब और ये टेस्ट, ये दोनों सारे सरकारी तंत्र में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जी, डॉक्टर अशोक बाबू, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक स्टिग्मा जो है टीबी से जुड़ा हुआ, कैसे उसको कम करें? जागरूकता का जो ये पूरा अभियान चला रहे हैं, लोग कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्या संदेश देंगे आप? हमारा जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो लॉन्च हुए थे 9 सितंबर में, हम इसके जरिए सबको ये मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट, सोशल स्टिग्मा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है टीबी एलिमिनेशन और टीबी मुक्त भारत लाने में। आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब निक्षय मित्रा बने। आपका इलाका में जो है टीबी पेशेंट, उनको आप अडॉप्ट करें, सपोर्ट करें, अपना गोद में लें, उनसे पूछताछ करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई मुफ्त में मिल रहा है, उसमें ट्रीटमेंट चले। जितना जल्दी वो टीबी से मुक्त हो जाएंगे, वो स्प्रेड करना ख़त्म हो जाएगा। हम टीबी मुक्त भारत जल्दी ला सकते हैं। इसके लिए जन भागीदारी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सब शामिल करें। जी, तो निश्चित तौर पर जनभागीदारी ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में हम सबको शामिल होकर के टीबी का जो उन्मूलन है, जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, उसको प्राप्त करना है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशोक पी बाबू, शुक्रिया आपका। प्रोफेसर डॉक्टर रोहित सरीन, आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर रघुराम राव, आपका भी शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो निश्चित तौर पर टीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, टीबी का इलाज भी संभव है, और 2025 तक ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि जन जागरूकता के जरिए और सामुदायिक सहयोग के जरिए हम और आप मिलकर इस देश से टीबी को भगाने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।